गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू द साइंस क्लास। विदाउट वेस्टिंग टाइम कंटिन्यू करते हैं चैप्टर नंबर 4 को, एक्सरसाइज क्वेश्चंस। सो द फिफ्थ क्वेश्चन इज इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना है आपको इथेनोइक एसिड के लिए। ओके, आप इथेनोइक एसिड का फॉर्मूला यहाँ राइट कर सकते हो, ठीक है। दैट इज मिथ एंड इथेनोइक एसिड, यही होता है ना इथेनोइक एसिड। सो यू सी यहाँ पे क्या है आपके पास, कार्बन Z इक्वल्स टू 6, एटॉमिक नंबर 6। इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन क्या है इसकी 2,4। ओके, और क्या है यहाँ पे ऑक्सीजन भी है इसमें, ऑक्सीजन Z इज इक्वल्स टू 8, बोरोन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन। सो इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन कितनी है इसकी 2,6, और क्या है यहाँ पे हाइड्रोजन Z इज इक्वल्स टू 1, इसकी इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन क्या है 1। ओके, नाउ 1 बाय 1 करते हैं, ठीक है। पहले इस वाले CH3 को सॉल्व कर लेते हैं। ये कार्बन ऐसे है, फिर ये दूसरा कार्बन है। अब क्या है, आप देखो कार्बन एटम कितने बॉन्ड्स बना रहा है 4। कैसे बना रहा है देखो, या आप क्या कर सकते हो, इसका स्ट्रक्चर बना लो आप साइड में कहीं। क्या करो आप, इसका स्ट्रक्चर आप ड्रॉ कर लो साइड में कि भाई कैसा स्ट्रक्चर दिखने वाला है। तो यू सी ये कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनने वाला है आपके पास। ओके, C+O ऐसे ही होता है ना COH। अब इसको इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना है, ये तो स्ट्रक्चर नहीं है, रफ पे बनाना है। तो आपको क्लियरली यू कैन सी कि आपने कैसे इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना है। ईच कार्बन एटम हैज 4 इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोशन। तो देखो 1 2 3 4 देखो ऐसे क्यों बनाया, क्योंकि देखो एक इलेक्ट्रॉन इसका शेयर किया, एक के साथ एक इसके साथ। ओके, तो यहाँ पे क्या है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन दिखाना है आपको। वैसे डाउन कर देते हैं इसको, 1 2 3 4। वैसे इस हाइड्रोजन के पास भी 1 है, आप डॉट से भी दिखा सकते हो, क्रॉस से भी दिखा सकते हो। इस हाइड्रोजन के पास भी 1 है, तो मैंने ये देखो CH3 लिख दिया है। अब नेक्स्ट आता है ये वाला कार्बन एटम, ठीक है। ये कार्बन एटम क्या कर रहा है, एक इसके साथ शेयर कर रहा है, और 2 इलेक्ट्रॉन्स देखो ऑक्सीजन के साथ शेयर कर रहा है, और तो फोर्थ किसके साथ कर रहा है, यहाँ पे जो ऑक्सीजन है उसके साथ। इज इट क्लियर? यू सी अब क्या करते हैं, चलिए यहाँ तक हो गया ना, ये भी सॉल्व हो गया, ये भी। अभी ऑक्सीजन राइट करना है हमें। ऑक्सीजन पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं आउटर मोशन में 6, 2 4 6। क्लियर? ओके, नेक्स्ट वाले ऑक्सीजन के पास भी कितने हैं 6। अब कैसे लिखना है आपने, 1 2 3 4। एक इसके साथ शेयर कर रहा है, और एक यहाँ पे इस वाले हाइड्रोजन साथ शेयर कर रहा है। इज इट क्लियर? तो देख लो सारे सेटिस्फाइड है। हाइड्रोजन पास 1 इलेक्ट्रॉन होता है, कार्बन पास 4 होते हैं। अब देखो स्ट्रक्चर आप जब यहाँ ड्रॉ करोगे तो आपको इजीली क्लियर हो जाएगा कि हाउ टू मेक द इलेक्ट्रॉन्स, कैसे कैसे बनाने हैं। ओके, 1 बाय 1 सबको सेटिस्फाई करते हैं। इस कार्बन एटम ने सबसे एक एक इलेक्ट्रॉन लिया और अपना ऑक्टेट पूरा कर दिया। तो ये क्या करेंगे, हाइड्रोजन भी इससे इलेक्ट्रॉन लेंगे, शेयरिंग पेयरिंग करेंगे, लेंगे नहीं शेयरिंग पेयरिंग करेंगे। क्लियर? तो देखो ये भी सेटिस्फाई हो गया कार्बन एटम, और ये तीनों हाइड्रोजन भी सेटिस्फाई हो गए। अब इस कार्बन एटम पे आते हैं। ये क्या करता है, इन सब से देखो ऐसे इलेक्ट्रॉन लेगा। देखो 2 इससे लिए 2, 1 इससे लिया 3 4, और 4 इसके पास अपने थे, तो 8 इलेक्ट्रॉन इसके पूरे हो चुके। तो ये ऑक्सीजन क्या करने वाला है, इससे लेने वाला है 2 इलेक्ट्रॉन्स। और इस ऑक्सीजन पास कितने हैं, देखो ये भी सेटिस्फाई हो गए, ये भी सेटिस्फाई। अब इस पे आता है, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन थे 6। एक यहाँ से ले रहा है और एक ये यहाँ से ले रहा है 8। तो ये अपने 8 इलेक्ट्रॉन लाइक दिस कंप्लीट कर रहा है, अपना ऑक्टेट पूरा कर रहा है। ये भी सेटिस्फाई हो गया। अब लास्ट हाइड्रोजन बचा, तो ये भी आपके पास ऐसे सेटिस्फाई हो जाएगा। इज इट क्लियर? नेक्स्ट करते हैं बी। बी इज H2S। सल्फर पे कितना लगा है, सल्फर पे कितना है, ओके S Z इक्वल्स टू, आप देखो ऑक्सीजन के नीचे आता है आपके पास सल्फर लाइक दिस। आपको बताया है, हमने लर्न किया है। देखो ऑक्सीजन अगर ये 8 है तो ये कितना होगा 14। ओके, Z इक्वल्स टू 14। इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन देखोगे तो 2,6। ओके, अब जरूरी नहीं है ये इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन लिखनी होती है, नहीं लिखोगे तब भी ठीक है, लिखोगे तब भी ठीक है। ओके, अब देखो जैसी प्रॉपर्टीज ऑक्सीजन की होगी वैसी इन सब की होती है। कहने का मतलब क्या है, अगर इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है ना आउटर मोशन में, तो सबके पास 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं आउटर मोशन में। ओके, लिख देते हैं चलो। Z इज इक्वल्स टू 14। इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन क्या होने वाली है 2,8, सॉरी 8 4, नॉट
ओह सॉरी 16 होता है इसका एटॉमिक नंबर। कितना होता है? 16, नॉट 14, 16 होता है। क्लियर? 8 + 8, हाँ 16। ओके, नाउ यू सी 2, 8 and 6। तो देखो कितने आउटर मोस्ट शेल में? 6। और ऑक्सीजन के पास भी कितने होते हैं? 6। कहने का मतलब क्या है, जितने इलेक्ट्रॉन इसके आउटर मोस्ट शेल में होते हैं उतने ही सबके आउटर मोस्ट शेल में होते हैं। इज इट क्लियर? आपको इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन लिखने की कोई जरूरत नहीं है, बस आपने ये देखना है कि ऑक्सीजन के नीचे आता है, ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन, तो इसके आउटर मोस्ट शेल में भी 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। ओके, तो ये सल्फर आपका सेंट्रल है और 6 है तो इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। और वो किसको किसको किस साथ शेयरिंग पेयरिंग कर रहा है? एक इसके साथ कर रहा है और एक इसके साथ कर रहा है। कितने थे इसके आउटर मोस्ट शेल में? 1 2 3 4। एक इसके साथ शेयर किया और एक इसके साथ। अब देखो इलेक्ट्रॉन्स को कैसे ड्रॉ करना है, अब आप ये भी अंडरस्टैंड कर रहे हो, क्योंकि यहाँ हाइड्रोजन था, इस पास 1 इलेक्ट्रॉन, तो 1 इलेक्ट्रॉन मैंने इधर लिखा और इसका 1 इलेक्ट्रॉन इधर को लिखा। ठीक है, फिर आप देखो ये अपने 8 इलेक्ट्रॉन को ऐसे कंप्लीट करने वाला है और ये हाइड्रोजन भी ऐसे अपने को आपको सेटिस्फाई करने वाले हैं। क्लियर? F2 फ्लोरीन, Z = 9। ओके, इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन इज 2,7। ओके, आउटर मोस्ट शेल में कितने हैं? 7 इलेक्ट्रॉन और इसको कितना इलेक्ट्रॉन की जरूरत है? 1। F2 मतलब 2 फ्लोरीन ऐसे है। तो देखो 1 2 3 4 5 6 और 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ लिख देते हैं क्योंकि वो इसके साथ शेयर करने वाला है। 1 2 3 4 5 6 और ये 7। क्लियर? तो इसने क्या किया? इससे इलेक्ट्रॉन ले लिया और इसने क्या किया? इससे इलेक्ट्रॉन ले लिया, तो दोनों सेटिस्फाई हो चुके हैं। नाउ लास्ट वन इज प्रोपेन ओन। लास्ट क्या है आपके पास? प्रोपेन ओन। अब देखो ओन का मतलब कौन सा फंक्शनल ग्रुप है वहां पे? कीटोन। क्या नाम है इसका? प्रोपेन ओन। ओके, प्रोपेन ओन इफ यू ड्रॉ इट इज मिथ इथ प्रॉप। ठीक है, अब ओन है तो ओन हमेशा सेंटर में होगा या लास्ट में नहीं होगा कभी। जैसे आपने देखा है ये जो होता है C♯OH CHO ग्रुप, वो तो लास्ट में होता है, बट कीटोन आप पास लास्ट में नहीं होता है। इसका स्ट्रक्चर, इसका जो स्ट्रक्चर बनाते थे ना कीटोन का, वो ऐसा होता था। मतलब यहाँ भी कार्बन एटम होगा, यहाँ भी कार्बन एटम। कार्बोक्सिलिक एसिड देखोगे तो वो स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बना होता है। देखो मतलब एक साइड ही कार्बन एटम होता है इसमें। ठीक है, वैसे ही एल्डिहाइड क्या होता है? C♯OH, तो एक साइड होता है। यहाँ दोनों साइड डैश लगे, मतलब दोनों तरफ क्या होने वाले हैं? कार्बन एटम। एक बार फिर से फंक्शनल ग्रुप को स्टडी कर लेना अच्छे से, इट मीन्स तो वो वैसे ही यहाँ पे क्या हुआ ये देखो। ओके, तो ये CH3 और ये CH3 लाइक दिस होने वाला है। क्लियर? आप देखो आपका कार्बन है इसमें Z = 6 और क्या है? ऑक्सीजन Z = 8 और हाइड्रोजन आपको बताए। इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन अगर हम करेंगे 2,4, इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन अगर इसकी की जाए दैट इज 2,6। ओके, नाउ 1 बाय 1 उठाते हैं। इस कार्बन एटम को उठाते हैं। क्या कर रहा है ये? 1 इलेक्ट्रॉन, इसको 3 हाइड्रोजन है ना, तो एक हाइड्रोजन को यही इलेक्ट्रॉन दिया, इसको ऐसे शेयर किया, इसको यहाँ पे शेयर किया और 4th अपना इस वाले कार्बन एटम के साथ शेयर किया। और इस कार्बन एटम ने 1 इलेक्ट्रॉन के साथ शेयर किया, 2 इस वाले के साथ शेयर कर रहा है और अपना 4th नेक्स्ट वाले कार्बन एटम के साथ शेयर कर रहा है। ओके, और यहाँ पे क्या लगा है? ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन पास कितने इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट शेल में? 2 4 और 2 ये इस कार्बन एटम के साथ शेयर करने वाला है। यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं लिखे, हाइड्रोजन भी आपने ड्रॉ करने हैं लाइक दिस। क्लियर? यहाँ तक हो चुका है। अब नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट 3rd कार्बन एटम है, इसने 1 इलेक्ट्रॉन इसको दिया और 3 इलेक्ट्रॉन्स दिए अपने, 3 इलेक्ट्रॉन्स 3 हाइड्रोजन एटम्स को डोनेट शेयर कर रहा है, इसके साथ शेयर कर रहा है। ओके, नाउ सेटिस्फाई करो। ये 8 हो गए इसके। ठीक है, इसके 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, ये भी सेटिस्फाई हो गया, ये भी सेटिस्फाई हो गया, ये भी सेटिस्फाई हो गया। अब इस कार्बन एटम पे 2 यहाँ से लिए, 1 यहाँ से लिया और 1 यहाँ से लिया, 4 इलेक्ट्रॉन ले लिए, 8 हो गए टोटल। 6 थे तो 2 इसने इससे ले लिया कार्बन से। वैसे इस कार्बन एटम से यहाँ से सबसे 4 इलेक्ट्रॉन लिए और ये सेटिस्फाई हो गया। इस हाइड्रोजन ने इससे ले लिया, इस हाइड्रोजन ने इससे ले लिया और शेयरिंग पेयरिंग करके देखो ये आपके पास क्या बन गया? प्रोपेन ओन। सो दैट्स इट। अब नेक्स्ट करते हैं। ओके बच्चों, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 7. क्वेश्चन नंबर 7 is saying that how can ethanol and ethanoic acid be differentiated on the basis of their physical and chemical properties? पे कैसे हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं, डिफरेंस फाइंड आउट करना है। अब आप हमने देखा है डिफरेंस क्या होगा। सबसे पहले डिफरेंस यू विल राइट कि इथेनॉल इज अ कलरलेस लिक्विड हैविंग प्लीजेंट स्मेल। कैसा होता है? कलरलेस लिक्विड होता है हैविंग प्लीजेंट स्मेल, एक प्लीजेंट सी स्मेल होती है इसकी। ठीक है, तो आपके पास इथेनोइक एसिड क्या होता है? इट इज अ कलरलेस लिक्विड हैविंग वेनेगर लाइक स्मेल। जैसे सिरका देखा है आपने, जो आप चाउमीन में डालते हो,
चाउमीन बनाने के लिए, या पिकल में भी यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो उसकी जैसी स्मेल होती है ना, वो कैसी होती है, विनेगर की जैसी स्मेल होती है इथेनॉइक एसिड की, ठीक है। अब सेकंड पॉइंट क्या है, अब आप देखो लिटमस पेपर टेस्ट क्या होता है इथेनॉल पे, वहाँ पे कोई भी रिएक्शन नहीं होती है लिटमस पेपर, ठीक है। इट मीन्स इट हैज़ नो रिएक्शन, या इट हैज़ नो रिएक्शन विद द लिटमस पेपर। और इसमें क्या होता है, इट टर्न्स ब्लू लिटमस पेपर इनटू रेड, क्योंकि एसिड है इसलिए। ओके, नाउ नेक्स्ट इज, नेक्स्ट व्हाट विल यू राइट, कि हमने क्या देखा था, सोडियम कार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट के साथ इथेनॉल की कोई रिएक्शन नहीं होती है। सो यू विल राइट इथेनॉल हैज नो रिएक्शन विद सोडियम कार्बोनेट एंड हाइड्रोकार्बोनेट, दैट्स इट। नेक्स्ट इथेनोइक एसिड दैट इज कि इट रिएक्ट्स विद द कार्बोनेट्स एंड हाइड्रोकार्बोनेट्स एंड गिव्स सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। क्लियर, ये भी हो गया। अब नेक्स्ट करते हैं फोर्थ पॉइंट, और क्या होता है आपके पास। अब आप देखो, मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, अगर आप कफ सिरप देखोगे घर पे कहीं कफ सिरप पड़ी होगी तो आपने देखना इथेनॉल जो होता है, सॉरी कफ सिरप जो होता है उसमें कहीं ना कहीं देखो उसमें लिखा होगा मिथेनॉल यूज़ किया होगा या इथेनॉल इसमें यूज़ किया होगा। मतलब जो आपके पास इथेनॉल है इट इज़ यूज टू मेक कफ सिरप, ठीक है, या इट इज़ यूज इन द कफ सिरप। ओके, तो ये कहाँ पे होता था इथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड विनेगर बनाने के लिए यूज होता है, ठीक है, इट इज़ यूज टू मेक विनेगर। सो दिस वाज द डिफरेंस बिटवीन ethanol and ethanoic acid. Okay, next is 8th question is saying that why does missile formation take place when soap is added to the water? Will the missile be formed in other solvents such as ethanol also? देखो मिजल फॉर्मेशन हमने की है, क्लियर। आप क्या करोगे, एक डायग्राम बनाओगे और मिजल फॉर्मेशन मैंने आपको बताया था, अगर मिजल फॉर्मेशन तक आता है तो मिजल्स तक ही आंसर राइट करना है, ठीक है। मिजल्स क्यों बनते थे आपने देखा था, एक हाइड्रोफोबिक टेल होती है, वो क्या होती है, वो डर्ट की तरफ होती है, क्योंकि फोबिया होता है उसको वाटर की तरफ तो हो नहीं सकती, वो किसकी तरफ होती है, डर्ट की तरफ। और जो उसकी हाइड्रोफिलिक है एंड है वो किसकी तरफ होता है, वाटर की तरफ, ठीक है। फिर वहाँ पे एक स्ट्रक्चर बनता था, उस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते थे, मिजल, उनको कहते हैं मिजल्स, ठीक है। अब ये बोलता है विल मिजल बी फॉर्म इन अदर सॉल्वेंट सच एज इथेनॉल, क्या ये मिजल्स इथेनॉल में भी बन सकते हैं, हमने देखा ना वाटर में बन रहे थे मिजल्स, क्या इथेनॉल में बन सकते हैं, यस इट कैन बी फॉर्म इन इथेनॉल एज वेल। ओके, 9th क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 दैट इज व्हाई आर कार्बन एंड इट्स कंपाउंड यूज्ड एज फ्यूल्स फॉर मोस्ट एप्लीकेशंस। अब आपने देखा है, देखो फ्यूल एज ए फ्यूल कार्बन के कंपाउंड यूज किए जाते हैं। आप देखो एलपीजी में भी क्या होता है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस में क्या होता है, मीथेन, प्रोपेन, इसी से ही बनी होती है, वो प्रोपेन एंड ब्यूटेन से बना होता है। और सीएनजी होगी, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, वो भी इसी से बनी। आप पेट्रोल देख लो, पेट्रोल डीजल और पेट्रोल डीजल कैरोसिन, ये भी सारे क्या है आपके पास, हाइड्रोकार्बन के ही कंपाउंड्स है। तो इनको एज ए फ्यूल यूज क्यों किया जाता है, क्वेश्चन इज। ओके बच्चों, हमने क्या देखा था, हमने किया था कि हाइड्रोकार्बन क्यों एज ए कंपाउंड यूज किया जाता, सॉरी एज ए फ्यूल क्यों यूज किया जाता है, क्योंकि हमने देखा था कोई भी हाइड्रोकार्बन था, जैसे CH3, मैं लेता हूँ CH3, CH2, CH3, क्या है ये, मिथित प्रोपेन। प्रोपेन की अगर बर्निंग करें ना ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो क्या होता था आपका CO2 और वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा, और प्लस यहाँ पे लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी इवॉल्व होती है, क्लियर। या आप यहाँ पे लिख दो रिएक्शन लिखोगे ना आप, हाइड्रोकार्बन प्लस ऑक्सीजन कर देना, वो किस में कन्वर्ट होता है, CO2 H2O, और यहाँ पे क्या लिखोगे आप, हीट एनर्जी में कन्वर्ट होता है। मतलब जब भी हमारे पास जो आपके फ्यूल्स है, जब वो बर्न होते हैं तो बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करते हैं। अब हीट प्रोड्यूस होगी तो हम उस हीट एनर्जी से काफ़ी कुछ यूजफुल हो सकता है। जैसे आप देखो, हम गैस सिलेंडर जो घर पे यूज़ कर रहे हैं, जब वो बर्न हो रहा है तो आप देखो जो बर्तन होते हैं वो काले नहीं होते हमारे नीचे से, कभी यूटेंसिल्स का बॉटम होता है वो ब्लैक नहीं होता है। क्यों? क्योंकि जब उनकी बर्निंग होती है, कंप्लीट बर्निंग होती है और वहाँ पे कोई भी स्मोक प्रोड्यूस नहीं होता है। आप देखो गैस से कोई भी स्मोक प्रोड्यूस नहीं होता है, बट चूल्हा जो होता है उसमें जब हम बर्न करेंगे वहाँ पे स्मोक प्रोड्यूस होता है, ठीक है। तो ये क्या है, बहुत ज़्यादा हीट एनर्जी प्रोड्यूस करता है और वहाँ पे नो स्मोक है। नो स्मोक का मतलब है पॉल्यूशन फ्री है। और इसी हीट एनर्जी से देखो आपके पास जो कार होता है उसमें क्या होता है, इंजन चलता है, इंजन वर्क करता है इसी हीट एनर्जी पे, ठीक है। सो यू विल राइट, what will you write, carbon and its compound are used as fuel for most application because
when hydrocarbon burn in the presence of oxygen they produce large amount of heat energy. ठीक है, they produce large amount of heat energy. And full stop, you will write hydrocarbon when burn give clean flame. Okay, hydrocarbon when burn gives clean flame and also its burning is pollution free. बस बात खत्म. ठीक है, also its burning is pollution free. जब आप बर्न करोगे तो एक क्लीन फ्लेम आएगी आपकी और वो क्या होगा, पॉल्यूशन फ्री होगा. एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ स्कम व्हेन हार्ड वाटर इज ट्रीटेड विद द ओके. नेक्स्ट इज explain the formation of scum when hard water is treated with the soap. क्वेश्चन नंबर 10. अब ये बोलता है स्कम मीन्स जो जहाँ का आपके पास प्रोड्यूस होती है. ठीक है, ये बोलता है ठीक है, एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ स्कम व्हेन हार्ड वाटर इज ट्रीटेड विद द सोप. ठीक है, अब देखो हार्ड वाटर क्या होता है ये. ठीक है, आपने टॉप में लिख देना, इंपॉर्टेंट है, कई बार 1 मार्क्स के लिए आ चुका है पहले भी कि हार्डनेस ऑफ वाटर किसी वजह से होती है. ठीक है, हार्डनेस ऑफ वाटर इज ड्यू टू द कैल्शियम एंड मैग्नीशियम सॉल्ट्स प्रेजेंट इन द वाटर. ठीक है, किसकी वजह से होती है, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम की वजह से होती है. अब क्या होता है, जो हार्ड वाटर होता है अगर उससे हम हैंड वॉश करेंगे ना, तो सोप से हैंड वॉश कर रहे हैं तो सोप लगेगा ही नहीं आपके हाथ में. ठीक है, लगेगा ही मतलब ज़्यादा सोप आपका वेस्ट हो जाएगा, वाटर भी वेस्ट हो जाएगा. अब आप देखो कभी चंडीगढ़ ट्रैवल किया होगा या प्लेन्स में कभी गए होगे, वहाँ पे आपने देखा होगा यूटेंसिल्स में एक लेयर जैसी जमी होती है. ठीक है, ऐसे लगता है जैसे नमक जमा हुआ है इसके ऊपर, सॉल्ट. ठीक है, या आप देखोगे चंडीगढ़ में वॉशरूम में देखोगे तो वहाँ पूरी टाइल्स वाइट कलर की हो जाती है. क्यों, क्योंकि वहाँ पे क्या है, कैल्शियम, और कैल्शियम हमेशा वाइट कलर का होता है, कैल्शियम, जिससे हमारी बोन्स भी बनी होती है. और आपने देखा होगा कभी जब आप रॉड को बहुत ज़्यादा यूज़ करते हो, मानो 1 ईयर हो गया, 2 ईयर हो गया, तो आपने देखा होगा जो रॉड होती है उसमें क्या होता है, जो उसकी कॉइलिंग होती है आगे, उसमें वाइट कलर का जम जाता है. कभी आपने नोटिस किया होगा. ठीक है, वो क्या था, वो वाटर में कैल्शियम था. वो कैल्शियम कहाँ चिपक गया, जैसे हीट हुआ आपके पास वाटर, वो कैल्शियम उसमें स्टिक हो गया कॉइल में. ठीक है, मतलब हार्डनेस ऑफ वाटर किसकी वजह से होती है, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम की वजह से. ठीक है, ओके, द क्वेश्चन इज एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ स्कम व्हेन हार्ड वाटर इज ट्रीटेड विद द सोप. ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ द स्कम व्हेन हार्ड वाटर इज ट्रीटेड विद द सोप. अब आपको पता है सोप क्या होता है, C17H35 COONA, यही होता है ना सोप. ठीक है, इसका नाम क्या था, सोडियम स्टीयरेट. सोडियम स्टीयरेट कहा जाता है इसको. ठीक है, अब क्या होता है जब ये हार्ड वाटर के साथ रिएक्ट करेगा, हार्ड वाटर का मतलब है कैल्शियम का सॉल्ट या मैग्नीशियम का सॉल्ट. तो मैं कैल्शियम का सॉल्ट ले लेता हूँ, जैसे कैल्शियम क्लोराइड ले लिया मैंने. ठीक है, अब ये आपस में जो रिएक्ट करेगा कैल्शियम क्लोराइड, ये क्या बनने वाला है, देखो C17, 2 लेना होगा, बैलेंस करना होगा इसको, C17H35 COOCA. ठीक है, यहाँ से Na था जो वो रिमूव हो गया, सब्स्टिट्यूट हो गया किसके साथ, इस कैल्शियम के साथ, प्लस अब वो रिमूव होके कहाँ चला गया, NaCl के साथ. तो 2 NaCl वहाँ से सॉल्ट की फॉर्म में देखो बाहर निकल गया. ठीक है, NaCl. नाउ यू सी, इसको स्कम कहते हैं, दिस इज कॉल्ड स्कम. इसका नाम क्या है, कैल्शियम स्टीयरेट, और इसी को क्या कहते हैं, SCUM, स्कम. ठीक है, इसी को ही क्या कहा जाता है, स्कम. इज इट क्लियर, इसी को ही हम क्या कहते हैं, स्कम. आपको कैल्शियम स्टीयरेट याद रहता है तो ठीक है, नहीं तो डायरेक्ट आप क्या राइट करोगे वहां पे, कैल्शियम स्टीयरेट. ओके, अब आप क्या लिखोगे इसमें, क्यों होता है स्कम प्रोड्यूस, यू विल राइट व्हेन सोप इज एडेड टू द हार्ड वाटर, सॉरी, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट हार्डनेस ऑफ वाटर इज ड्यू टू द कैल्शियम एंड मैग्नीशियम सॉल्ट्स. कैल्शियम और मैग्नीशियम के सॉल्ट हो गए, कैल्शियम या कैल्शियम एंड मैग्नीशियम कंपाउंड भी लिख सकते हो आप, सॉल्ट नहीं लिखना है तो कंपाउंड लिख दो. हार्डनेस ऑफ वाटर इज ड्यू टू द कैल्शियम एंड मैग्नीशियम कंपाउंड्स. ठीक है, ओके, व्हेन सोप इज एडेड टू द
दिस इज सोप, व्हेन सोप इज एडेड टू द हार्ड वाटर, ये रिएक्शन आपने लास्ट में लिखना है, ठीक है। व्हेन सोप इज एडेड टू द हार्ड वाटर, कैल्शियम सॉल्ट present in the hard water reacts with the soap to give insoluble salt called scum. समझ आए क्या करता है आपके पास, सोप हार्ड वाटर या मतलब कैल्शियम और मैग्नीशियम सॉल्ट के साथ रिएक्ट करता है और एक आपके पास क्या देगा, इनसॉल्युबल कैल्शियम सॉल्ट ऑफ सोप, ठीक है, विच इज कॉल्ड स्कम। उसको स्कम कहा जाएगा कि भाई सोप रिएक्ट करेगा कैल्शियम के कंपाउंड्स के साथ एंड वो क्या देने वाला है आपके पास, उसका कंपाउंड एक सॉल्ट देने वाला है, उसको ही हम स्कम कहते हैं। सो दैट्स इट, ये भी हो गया आपके पास। नेक्स्ट इज हाइड्रोजिनेशन, ठीक है, हाइड्रोजिनेशन करते हैं। व्हाट इज हाइड्रोजिनेशन? ओके बच्चों, नेक्स्ट इज हाइड्रोजिनेशन। अब हमने देखा था, हमने क्या किया था, हाइड्रोजिनेशन देखो क्या होता है, रिएक्शन लास्ट में लिखना है, पहले अंडरस्टैंड कर लेते हैं। हमने कुछ ऐसी रिएक्शन की थी, इसमें क्या कर रहे थे हम, हाइड्रोजन ऐड कर रहे थे, और हाइड्रोजन किसकी प्रेजेंस में हो रहा था, कैटलिस्ट की प्रेजेंस में, ठीक है। तो आपके पास क्या होती है, रिएक्शन फास्ट हो रही थी, ठीक है। आपने देखा किसमें, ये पहले क्या था, इथीन, और ये किसमें कन्वर्ट हो गया, इथेन। इज इट क्लियर? हमने क्या किया है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन किया है इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, ठीक है, उसको क्या कहते हैं हाइड्रोजनेशन। यू विल राइट एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टू अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। अनसैचुरेटेड क्यों बोल रहा हूं मैं, क्योंकि यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है, ठीक है, और निकल की प्रेजेंस में फिर यहाँ पे क्या होने वाला है, ये CH3 एंड CH3, ठीक है। कितना करना पड़ेगा मेरे को, इसको 2 करना पड़ेगा, देखो 4 6 और 6 हो गए, ठीक है। तो देखो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में ऐड होगा, सैचुरेटेड में हाइड्रोजन ऐड नहीं हो सकता है, ठीक है। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टू अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट टू कन्वर्ट इनटू सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन इज कॉल्ड हाइड्रोजिनेशन। या आप बोल सकते हो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टू अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट इज कॉल्ड हाइड्रोजिनेशन। बस इतना भी लिखोगे तो वो भी आपके पास राइट होगा, क्लियर। और हाइड्रोजिनेशन फिर कहाँ पे यूज होता था, आपने इसकी एप्लीकेशन में लिख देना कि भाई हम जब वेजिटेबल में ऐड करेंगे ना हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम या निकल भी यूज कर सकते हो, जो याद आता है, ठीक है, पैलेडियम। और ये वेजिटेबल ऑयल किस में कन्वर्ट होता था, वनस्पति घी में, वनस्पति घी, ठीक है। दिस प्रोसेस इज ऑल्सो यूज टू कन्वर्ट वेजिटेबल ऑयल इनटू वनस्पति घी। बस दैट्स इट, हाइड्रोजिनेशन इतना ही था। सो वी विल डू नेक्स्ट पार्ट। ओके बच्चों, दैट्स इट, क्वेश्चन आंसर ओवर। प्रिपेयर द चैप्टर, कभी टेस्ट हो सकता है, सो बी प्रिपेयर्ड। काफ़ी टाइम लगा इस चैप्टर को करने के लिए बिकॉज इट वॉज द मोस्ट वैल्यूएबल चैप्टर बोल सकते हो आप इसको। वाई? बिकॉज इन फ्यूचर अगर आप इसको अभी अंडरस्टैंड नहीं करोगे तो फ्यूचर में कभी ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होने वाला है, ठीक है। आपने सोचा होगा AIEEE करने का, PMT करने का, या NDA करने का, या कोई भी आप पास अपना होगा, कोई भी प्रोफेशनल करना चाहते हो तो क्या होगा, आपको साइंस तो चलनी है साथ में। साइंस चलेगी तो केमिस्ट्री भी चलेगी, केमिस्ट्री चलेगी तो ऑर्गेनिक भी चलेगा, और केमिस्ट्री का सबसे डिफिकल्ट पार्ट ऑर्गेनिक होता है। बट मैंने देखा है आपने बहुत अच्छे से चैप्टर को अंडरस्टैंड किया है, तो आपके लिए ऑर्गेनिक कोई भी डिफिकल्ट पार्ट नहीं रहा है, इसीलिए इसके लिए ज़्यादा टाइम भी दिया गया, ठीक है। हमारे कितने पार्ट्स बने इसके, देखो बहुत सारे पार्ट्स बन चुके थे, बट टुडे हमने इसको वी हैव फिनिश्ड अवर चैप्टर। सो अगर कोई ऐसा क्वेश्चन होगा, एक्स्ट्रा क्वेश्चन होगा, आई विल व्हाट्सएप यू। सो दैट्स इट, थैंक यू सो मच, पढ़ते रहिए।